हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरू ज्योमेट्रिक्स। आज हम इस वीडियो में गेट ज्योमेट्रिक्स 2022 का पेपर के एनालिसिस करेंगे और उसमें हमारे पास जो भी ऑप्शन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम इसमें एक्सप्लेनेशन के अंदर दी हुई है। ये जो गेट ज्योमेट्रिक्स 22 में हुआ था, ये हमारे पास सबसे पहला पेपर था जो कि ज्योमेट्रिक्स की तरफ से हुआ था। और अगर हम इसका लेवल ऑफ टफनेस देखें तो इतना ज़्यादा टफनेस नहीं था, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स में भी रैंक हमारे पास अच्छी मिल रही थी। अगर हम कंपेयर करेंगे 2023 से तो इसका टफनेस थोड़ा कम था हमारे पास। और ये सबसे पहले किसने कंडक्ट कराया गया था गेट ज्योमेट्रिक्स का 2022 में, वो किया था IIT खड़गपुर ने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पैटर्न तो ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में, तो पैटर्न तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो सबसे पहले जो हमें 5 क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क्स के मिलेंगे, वो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। उसके बाद 2 मार्क्स के मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 to 5 जो है वो हमारे पास क्या कैरी 1 मार्क्स ईच है। तो ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1 मार्क्स में हमारे पास सिंपल क्वेश्चन पूछता है, और गेट जो होता है वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कि राइटिंग टू मैनी थिंग्स ऑन द स्पेस है। फिर हमारे पास है वाइल टीचिंग कुड मेक द स्टूडेंट्स गेट। फिर हमारे पास स्पेस है, तो हमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। तो आप देखिए कि राइटिंग टू मैनी थिंग्स हम किस चीज़ के ऊपर लिखते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। लेकिन वो कौन सा बोर्ड होता है हमारे पास, BOARD वाला होता है हमारे पास। ठीक है, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो आपको ऑब्वियसली बोरिंगनेस होती है। तो मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में जब अपना वो स्ट्रेटेजी बताता हूँ तो उसमें मैंने काफ़ी बार बोरिंग वर्ड यूज़ किया। तो ये वही वाला है कि जब आप पढ़ते हो तो आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोर्ड होते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। मतलब कि सेम चीज़ अगर आप कोई भी रिपीट करते हो तो वहाँ पे बोरिंगनेस आ जाती है। लेकिन वो बोरिंग कौन सा होता है, यहाँ पे जो बोर्ड होगा वो BORED वाला होगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो बोर्ड है वो यहाँ पर आएगा और दूसरे वाला BORED वाला है वो सेकंड जगह पे आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में आपको देखना है कि BORD बोर्ड कौन सा होता है, कि कोई स्मूथ वर्टिकल सरफेस हो गया जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं किसी भी इरेजेबल मटेरियल से। और BORED मतलब कि एक फीलिंग है टायर्ड एंड परहैप्स स्लाइटली अनॉयड बिकॉज समथिंग इज नॉट इंटरेस्टिंग और बिकॉज यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू। तो आप बोर हो जाते हो, तो ये वो वाला BORED वाला है हमारे पास। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी है। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिकली है, बट 1 मार्क्स का है तो इतना हार्ड ऑलरेडी नहीं पूछेगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रेजेंटेशन नॉट टू स्केल एंड इन बोल्ड ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी। ये हमारे पास क्या एक इक्वेशन दे रखी है, तो रियल नंबर लाइन बतानी है कि ये वाले ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई करेगा ये वाली इक्वेशन। तो सिंपल है, ये हमारे पास क्या एक्स की वैल्यूज है, जो बोल्ड कलर दिखा रखा है वो एक्स की वैल्यूज है। तो हमें इस इक्वेशन से बताना है कि एक्स की रेंज कितनी होगी। एक्स की रेंज आप निकाल लीजिए इसको सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करोगे, देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो 2 माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू क्या है, माइनस का 6x माइनस 5/3 है। तो आप इसको इधर ले जाइए 3 को, और माइनस वाला सिंबल अंदर ले जाइए। मतलब आपने इसको सॉल्व किया। अब ये सॉल्व किया तो यहाँ पे आप देखोगे 9 को इधर ले जाओगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9 आ गया हमारे पास। इसको अगर आप देखोगे तो प्लस का 0.11 से ग्रेटर देन वैल्यू है एक्स की। तो इसका मतलब प्लस है, तो मतलब कि 0 से ग्रेटर देन पे होगा। तो हमारे पास क्या है, ये 0 से लेस देन जा रहा है, इधर नेगेटिव रहेगा और इधर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा कि ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो 0 से लेफ्ट साइड हमारे पास नेगेटिव रहेगा और 0 से राइट साइड पॉजिटिव रहेगा। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई वो आई हमारे पास ग्रेटर देन प्लस का 0.11। तो हमारे पास प्लस है, मतलब 0 के राइट साइड वाला बोल्ड होना चाहिए। अब देखिए इसमें हमारे पास रेंज जो है वो एक ही है कि 0.11 से ज़्यादा है हमारे पास, और इक्वल टू है हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है वो शो कर रहा है। मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.11 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ग्रेटर देन ही आपकी एक्स की वैल्यू है, इससे लेस देन तो है ही नहीं, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो सी रहेगा हमारे पास। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या, एक तो फंक्शन दे रखा है f(x) = 2
ln नेचुरल लॉग ऑफ रूट ऑफ ई की पावर एक्स। तो हमारे पास एरिया बाउंडेड बताना है जो भी इस फंक्शन से रहेगा फॉर द इंटरवल ऑफ 0 to 2। अब ये कैपिटल और लार्ज ब्रैकेट रहता है, इसका मतलब 0 और 2 वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड होती है हमारे पास। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी 9th-10th में। अगर यही हमारे पास ओपन ब्रैकेट होता तो ये हमारे पास 0 और 2 वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है हमारे पास। तो यहाँ पर 0 और 2 इंक्लूडेड है। तो आपको सिंपल है, आप इस वाले में 0 और 2 की वैल्यू पुट कीजिए और इससे जो आपको मिलेगी, ये जो फंक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने 0 की वैल्यू रखी 0 आ जाएगा, 2 की वैल्यू रखेगा तो 2 आ जाएगा। देखिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। एट एक्स इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारे पास। तो ये वाले आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इनको ज्वाइन किया और ये हमारे पास शेडेड एरिया हो जाएगा। 0 और 2 के बीच में हमारे पास एरिया निकालना है। तो ये जो फंक्शन है 0 से 2 इंटरवल के लिए हमारे पास ये वाले एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इस वाले एरिया को मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, क्योंकि ये हाइट कितनी है 2 है और ये वाली लेंथ कितनी है 2 है हमारे पास। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज किया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास 2 है, हाइट भी 2 है, तो हाफ ऑफ 2 इंटू 2। तो 1 से 2 ये कट जाएगा हमारे पास, आपका क्या बचेगा 2 आंसर बचेगा आपका। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास लॉजिकल क्वेश्चन है। ए पर्सन वाज बोर्न ऑन द 5th Monday of February in a particular year, which of the following statements is correct based on the above information। तो हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो फेबररी है उसका जो 5th Monday हमारे पास पड़ेगा उसमें। कहने का मतलब यही है कि कोई भी पर्सन जो बॉर्न हुआ है वो हमारे पास 5th of Monday हुआ है फेबररी मंथ में। अब देखिए हमारे पास जब लीप ईयर होता है तो फेबररी में 29 डेज होते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ वीक्स निकालोगे आप तो 7 से डिवाइड करोगे तो ये क्या है 4 वीक्स हो जाएंगे टोटल और प्लस का 1 डे आएगा आपका ना, जो रिमाइंडर रहेगा। जैसे ये कितना हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 28 हो गया, 1 क्या बचेगा रिमाइंडर। तो 29 डेज का मतलब क्या हो गया 4 वीक्स और प्लस का 1 डे हो गया हमारे पास। तो 4 वीक में 4 मंडे तो आएंगे, ठीक है। और जो ये 1 डे है 5th Monday होने के लिए ये वाला जो लास्ट डे है हमारे पास, उसको जो 29th डे है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, मंडे होना चाहिए। तभी हमारे पास फरवरी में क्या 5th Monday पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो जब आपके पास क्या है 4 वीक और 1 डे हो गया और लास्ट डे हमारे पास क्या होना चाहिए, मंडे होना चाहिए 5th Monday के लिए हमारे पास। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो फर्स्ट डेट रहेगी उस मंथ की, फरवरी मंथ की 1st of Feb हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मंडे ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि 4 वीक में हमारे पास अगर मंडे से स्टार्ट करेंगे तभी जो लास्ट वाला डे बच रहा है वो भी हमारे पास तभी मंडे पड़ेगा। तो हमारे पास पहला दिन जो होगा वो भी मंडे होगा हमारे पास। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। 2nd Feb ऑफ दैट ईयर इज द ट्यूसडे। तो जब फर्स्ट जो डेट है वो हमारे पास मंडे है तो नेक्स्ट डे जो होगा वो 2nd Feb होगा और 2nd Feb हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया हमारे पास। बाकी ऑप्शंस भी अगर आप मैच करोगे तो मैच नहीं करेंगे कि 5 संडे नहीं पढ़ेंगे हमारे पास, 5 मंडे ही पढ़ेंगे, और वो भी क्योंकि 29th जो लास्ट डे है वो भी हमारे पास मंडे ही होगा हमारे पास। 1st February जो है वो संडे है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 1st Feb क्या है हमारे पास मंडे है। ऑल मंडेज ऑफ फेबररी इन दैट ईयर हैव इवन डेट्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जबकि ऑड डेट जो है वो हमारे पास क्या है 1 है जो फर्स्ट है, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी गलत हो गया हमारे पास कि फर्स्ट जो फेब है हमारे पास वो मंडे है हमारे पास। तो ऑप्शन जो 1 है वही ओनली करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। इसमें हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है कौन सा बेस्ट शो करेगा वो बताना है हमें, ठीक है। कि विच वन ऑफ द ग्रुप्स गिवन बिलो कैन बी असेंबल्ड टू गेट द शेप दैट इज शोन अबव यूजिंग ईच पीस ओनली वंस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हर एक पीस को आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो जो भी आपके ऑप्शंस में गिवन है। विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग भी अलाउड नहीं है। विद ईच अदर, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑपरेशंस में भी यूज, रोटेशन और ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप इसी डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे लाइन बनाइए और यहाँ पे लाइन बनाइए, ठीक है। तो आपको एक ये डायग्राम मिल जाएगा। अगर मैं आपको सीधा सॉल्यूशन पे ले चलूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए ये आपके पास जो शेप था वो इस टाइप का शेप था ना,
तो आपको सिंपल है, सबसे पहले आपको ये कट किया, आपने ये कट किया, तो आपको क्या क्या मिल गया, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, और आपको ये वाला रेक्टेंगल मिल गया, और ये वाला ट्रेपेजॉइडल कह लीजिए, ये मिल गया। तो आपका ये एक ऑप्शन ठीक हो गया, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ये आपका ऑप्शन सी मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी से आप जो भी गिवन डायग्राम है उसको बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे ट्रायंगल बनाना है आपको, तो आपको चार ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो आप अगर ये डायग्राम देखते हो तो आपको चार ट्रायंगल कैसे मिल जाएंगे, ये देखिए, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल नहीं, आपको ट्रायंगल बनाना है तो एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो आपको कितने ट्रायंगल मिल गए, ये चार ट्रायंगल मिल गए और एक ये रेक्टेंगल मिल गया। इसका मतलब कि बी ऑप्शन भी आपका सही है, जो इस डायग्राम को बना सकता है। तो आपके दो आंसर हैं इसमें, बी और सी आंसर हो जाएगा आपका। आप कोई भी एक ऑप्शन टिक करोगे, दोनों आंसर सही थे हमारे पास। ठीक है, तो आप इजीली एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो कैसे इसका ब्रेकअप है। अब ये 5 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के थे, अब हम 2 मार्क्स पे चलते हैं। 2 मार्क्स में अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास क्या है, लॉजिकल बेसिस पे है हमारे पास, कि जो भी पैराग्राफ गिवन है हमारे पास उसी से इन्फर करना है हमारे पास, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। जैसे हमारे पास पैराग्राफ क्या गिवन है कि फिश belonging to species S in the deep sea have skins that are extremely black, ultra black skin. This helps them not only to avoid predators but also sneakily attack their prey. However, having this extra layer of black pigment results in lower collagen on their skin, making their skin more fragile. तो अब इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फ्रेजाइल का मीनिंग क्या होता है वहाँ पर, ईजिली डैमेज और ब्रोकन हो जाती है। तो इसमें आपको क्या दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि जब उनकी ब्लैक स्किन है तो ईजिली वो अपने प्रेडेटर से अवॉइड कर सकते हैं और अपने प्रे को अटैक भी कर सकते हैं हमारे पास। तो मतलब उनका बेनिफिट भी है, और इसी की वजह से उनका क्या है, थोड़ा लूजनेस हो जाती है और ईजिली ब्रेकेबल हो जाती है स्किन। तो ये हमारे पास उसका एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों चीज़ें दिखा रहा है। तो अब ऑप्शन पर चलते हैं हमारे पास कि हैविंग अल्ट्रा ब्लैक स्किन इज ओनली एडवांटेजियस टू स्पेसीज, ये गलत हो गया क्योंकि दोनों चीज़ें दिखा रहा है वो। इस पैराग्राफ में जो है वो दोनों सिग्निफिकेंस बता रखे हैं इसने। और स्पेसीज एस विद लोअर कोलेजन इन देयर स्किन आर एट एन एडवांटेज बिकॉज इट हेल्प्स देम अवॉइड प्रेडेटर्स। तो ये जो लोअर कोलेजन की वजह से उसका जो स्किन है वो फ्रेजाइल हो जा रहा है, मतलब डिसएडवांटेजेस हो रहा है हमारे पास। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, हैविंग अल्ट्रा ब्लैक स्किन हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू स्पेसीज एस। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। फोर्थ ऑप्शन क्या है, हैविंग अल्ट्रा ब्लैक स्किन इज ओनली एट डिसएडवांटेजेस टू स्पेसीज एस बट एडवांटेजेस ओनली टू देयर प्रेडेटर्स। तो ये भी गलत है कि स्पेसीज जो एस जिनकी ब्लैक स्किन है वो हमारे पास एडवांटेजेस भी है उनके लिए और हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। फिर 7th क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या गिवन है हमारे पास डेटा कि फॉर द पास्ट m days द एवरेज डेली प्रोडक्शन एट ए कंपनी वाज 100 यूनिट्स पर डे। इफ टूडेज प्रोडक्शन ऑफ 180 यूनिट्स चेंजेस द एवरेज टू 110 यूनिट्स पर डे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन तो इजी समझ आ गया होगा कि m डेज के लिए जो एवरेज है वो 100 यूनिट्स है, लेकिन अगर हम आज की यूनिट को मिला देते हैं, मतलब टोटल m डेज थे, अगर आज का मिलाते हैं मतलब एक दिन बढ़ा देते हैं तो m+1 डेज हो गए और उसका जो एवरेज हो जाता है वो 110 हो जाता है हमारे पास। और पहले जो m डेज का एवरेज था वो कितना था, 100 था हमारे पास, और आज की वैल्यू हमें पता है 180 यूनिट्स थी। तो हमें क्या बताना है कि वैल्यू ऑफ m कितनी, मतलब पहले का जो एवरेज था 100 यूनिट्स वो कितने डेज का था हमारे पास, वो m की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल इसका सोल्यूशन अगर आप देखोगे तो मान लीजिए जो पहले m डेज का जो प्रोडक्शन था उनका समीशन x आता है, जो भी होगा हमारे पास, क्योंकि एवरेज पता है हमें, टोटल समीशन नहीं पता है। और जब एवरेज निकालते हो आप कैसे निकालते हो कि टोटल समीशन ऑफ वैल्यू जो भी होती है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब कि कितने दिन का लिया है, m डेज का है तो उससे डिवाइड कर दिया हमारे पास। तो हमारे पास क्या टोटल वैल्यू मिल जाएगी x की, 100m हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो। अब जो आज का प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं तो जो टोटल पहले का जो प्रोडक्शन था उसमें 180 यूनिट को हमने ऐड किया और एक दिन को बढ़ा दिया, मतलब m+1 डेज हो गए हमारे पास। उसका एवरेज कितना हो गया, 110 हो गया। फिर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको एक रिलेशन मिलेगा x और m के बीच में। तो आप ये वाली इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिए,
मतलब x की वैल्यू आप 100 m पुट कर दीजिए तो आपको क्या सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगी जो कि m के वेरिएबल में रहेगी। तो आपको m की वैल्यू आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपने इसको इधर ले जाके फिर इसको सॉल्व किया तो आपको m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। मतलब कि वो 7 डेज है आपके पास, ठीक है। कि जो 100 जो एवरेज आया था वो कितना 7 डेज का आया था हमारे पास। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, वैल्यू ऑफ m ऑप्शन सी हो गया 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में देखिए, ये देखने में कितना खतरनाक लग रहा है लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा खतरनाक दिखे आपको सिंपल उसके जो ऑप्शंस देखने हैं। तो पहले हम ऑप्शंस पे ही देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक फंक्शन है एफ पी क्यू, पी की क्यू टाइम्स हमारे पास टर्म्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पी की पावर क्यू हो जाएगी। जैसे आप 2 इंटू 2 करते हो तो आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हो मतलब 2 का क्यूब लिख सकते हो। और ये जो क्यूब है स्क्वायर है, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, 1 2 1 2 3, तो क्यू टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। और पी हमारे पास जो भी कांस्टेंट है। अब जो दूसरा फंक्शन है जी पी क्यू, वो हमारे पास क्या है, पी की पावर पी की पावर पी की पावर पी, मतलब अप टू क्यू टर्म्स, क्यू टाइम्स तक हमारे पास पी की वैल्यू पावर में है हमारे पास। तो ये अगर आप क्यू की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे, मतलब एक ही टर्म होगा तो पी के बराबर आएगा। यहाँ पे भी अगर आप क्यू की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो मतलब कि एक ही टर्म है हमारे पास, तो मतलब पी हो जाएगा। तो दोनों का जो फंक्शन का वैल्यू है वो पी आ रहा है जब क्यू की वैल्यू 1 है हमारे पास। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में अगर आप पहला ऑप्शन को पुट करते हो, इसका मतलब क्या है कि एफ पी क्यू मतलब पी की वैल्यू भी 2 है और क्यू की वैल्यू भी 2 है, इज इक्वल टू जी पी क्यू मतलब क्यू पी की वैल्यू भी 2 है और क्यू की वैल्यू भी 2 है। तो आप सीधा फंक्शन में पुट कीजिए, पी की वैल्यू 2 मतलब कि 2 और क्यू की वैल्यू 2 मतलब 2 टर्म्स हैं। तो ये क्या है, एफ टू टू की वैल्यू है जो कि 4 आएगी। अब आप चलते हो जी टू टू पे, मतलब पी की वैल्यू 2 क्यू की वैल्यू 2, मतलब कि पी की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास और कितनी टर्म्स है हमारे पास, क्यू। तो एक टर्म हो गई ये, दूसरी टर्म हो गई ये, तो ये किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर। दोनों इक्वल आ गई तो मतलब ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो गया। ऐसे ही आप अगर बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हो, आप मान लीजिए ऑप्शन सी को अगर आप चेक करते हो तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, जी टू वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी टू वन आप लिखोगे मतलब पी की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास यहाँ पे, और क्यू की वैल्यू 1 हो गई, मतलब एक ही टर्म हो गई जो कि आंसर 2 आएगा। F21 अगर आप चेक करते हो तो P की वैल्यू 2 हो गई और Q की वैल्यू मतलब एक ही टर्म हो गई, वो भी 2 हो गई, तो मतलब दोनों बराबर हो गए। तो G21 और P21 F21 जो है वो वैल्यू सेम है हमारे पास, इक्वल टू होना चाहिए था। यहाँ पे क्या अनइक्वल है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारे पास। ऐसे अगर आप बाकी भी चेक करोगे, ऑप्शन डी भी चेक करोगे, बी भी चेक करोगे, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे हमारे पास। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है और वही आपका आंसर होगा हमारे पास। तो आप क्या ऑप्शन डायरेक्टली पुट कर सकते हो, बस आपको क्या क्वेश्चन का मीनिंग समझ आना चाहिए कि उसमें पूछा क्या गया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा और जो जो इसमें स्टेप्स बोले गए हैं बस आपको वो फॉलो करने हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 4 सिटीज हैं पी क्यू आर एस आर कनेक्टेड थ्रू वन वे रूट्स। वन वे हमारे पास, ये याद रखना है। एज शोन इन द फिगर द ट्रेवल टाइम बिटवीन एनी टू कनेक्टेड सिटीज इज 1 आवर। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रेवल करते हो, चाहे वो डायगोनल हो, चाहे फिर वो वर्टिकल लाइन हो, या फिर कहीं पे भी किसी भी एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो तो आपको कितना टाइम लगता है, 1 आवर टाइम लगता है, ठीक है। द बॉक्सेस बिसाइड ईच सिटी नेम डिस्क्राइब द स्टार्टिंग नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रेन ऑफ द डिले एंड देयर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि पहली ट्रेन कब आएगी और उसके बाद कितना टाइम गैप रहेगा, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी रहेगी, वो आपको गिवन है हर एक सिटी के नेम के साथ। तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि क्यू पे हमारे पास पहली ट्रेन 5 बजे चलेगी, फिर अगली जो चलेगी वो 120 मिनट्स के बाद चलेगी। तो इसके कहने का मतलब ये है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सिटी पी द फर्स्ट ट्रेन ऑफ द डे स्टार्ट एट 8 AM। तो यहाँ पे देखोगे कि पहली ट्रेन जो 8 बजे चल रही है और फ्रिक्वेंसी 90 मिनट्स है टू रीच टू ईच ऑफ आर एंड एस। तो यहाँ से देखोगे कि आर पे और एस के जाने के लिए पी से जो ट्रेन चलेगी वो 90 मिनट्स के बाद चलेगी हमारे पास। ए पर्सन डज नॉट स्पेंड एडिशनल टाइम एट एनी सिटी अदर देन द वेटिंग टाइम फॉर द नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन। तो कोई भी एडिशनल टाइम वो
स्पेंड नहीं करता है कोई भी पर्सन। अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है तो जब भी ट्रेन आएगी वो उसमें बैठ के चला जाएगा। इफ द पर्सन स्टार्ट फ्रॉम आर, अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है कि अगर कोई पर्सन आर से स्टार्ट करता है एट 7 AM, जो पहली ट्रेन रहेगी, इज रिक्वायर्ड टू विजिट एस, उसको एस तक जाना है, और वन वे रूट है, वो हमारे पास क्या है, एरोज से दिखाया गया कि कौन से सिटी से कौन सी सिटी जो है वो जाती है ट्रेन, उसका एरो गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास आर टू एस नहीं जा सकते, एस टू आर आ सकते हैं, क्योंकि एरो जो है वो वन वे है हमारे पास, तो एस टू आर के लिए है हमारे पास। बट हमें क्या आर टू एस जाना है तो डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, उसका हम रूट फाइंड आउट करेंगे पहले। तो विजिट करना है एस और फिर वापस उसको आर पर रिटर्न होना है। व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। तो देखिए इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग से पूछे जाते हैं। ये भले ही पहला पेपर था हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक 2022 का, पहली बार हुआ था ज्योमेट्रिक्स का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो आप अगर किसी और ब्रांच से भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखोगे तो इसी टाइप के मिलेंगे आपको। तो सिंपल है, बस आपको जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। आपको यहाँ से 7 बजे चलना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको सॉल्यूशन में ही समझा देता हूँ। तो देखिए आपको 7 बजे चलना है और 60 मिनट का हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब 1 घंटा। तो अगली ट्रेन जो जाएगी 8 बजे, जो कि हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम क्या यहाँ से ये जो एरो है बस क्यू सिटी जा सकते हैं, एस पे जाना है, लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि वन वे हमारे पास एस टू आर आ सकते हैं, लेकिन आर टू एस नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हमें एस को जाने के लिए क्या है, आर सिटी से क्यू सिटी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू सिटी पे जाना है, मतलब आप 7 बजे यहाँ से बैठे, 1 घंटा आपको ट्रैवल टाइम लगा, क्योंकि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो आप यहाँ पे कितने बजे पहुँच जाओगे, 8 बजे पहुँच जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 बजे आप पहुँच गए, और यहाँ पे जो पहली ट्रेन थी वो 5 बजे चली, फिर दूसरी ट्रेन चलेगी 120 मिनट्स, मतलब कि 2 घंटे के बाद। तो अगली ट्रेन चलेगी 7 बजे, फिर 9 बजे, फिर 11 बजे एंड सो ऑन चलेगी। लेकिन वो क्या एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करता, 8 बजे पहुँच गया, अगली ट्रेन क्या है 9 बजे आएगी, तो वो इस ट्रेन में बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो 8 बजे के बाद जो 1 घंटा लगेगा वो ट्रेन का टाइम, जो वेटिंग टाइम रहेगा उसमें लगेगा, ठीक है। तो 8 बजे यहाँ पहुँच गया उसने, फिर अगली ट्रेन 9 बजे पकड़ी, गया वो अपना पी सिटी पे, 1 घंटा लगा, 10 बजे पहुँच गया। अब यहाँ की जो फ्रिक्वेंसी टाइम है वो है हमारे पास, पहली ट्रेन 8 बजे और फ्रिक्वेंसी टाइम है 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा। तो 8 बजे के बाद अगली ट्रेन आएगी 9:30 बजे, बट वो 9:30 बजे पहुँच नहीं पाता, 10 बजे पहुँचता है, तो वो अगली ट्रेन पकड़ेगा 11 बजे वाली, ठीक है। तो उसने 11 बजे वाली ट्रेन पकड़ी और वो फिर एस के लिए पहुँच गया, जो कि 1 घंटा लेगा, मतलब 12 बजे यहाँ पे पहुँच जाएगा वो, ठीक है। तो 12 PM पे वो यहाँ पे पहुँच गया। लेकिन यहाँ की जो ट्रेन है, क्योंकि एस तक पहुँचने के बाद उसको वापस आर पे जाना है, ठीक है, तो वो कौन सी ट्रेन पकड़ेगा, जो 12 बजे के बाद उसको मिलेगी। तो एस सिटी से पहले 8 बजे चलेगी, फ्रिक्वेंसी टाइम 45 मिनट्स है, अगली ट्रेन चलेगी इसका मतलब 8:45 पे, फिर 55 मिनट्स बाद चलेगी, मतलब 9:30, फिर 10:15, फिर 11, फिर 11:15। ये वाली भी नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि वो यहाँ कितने बजे पहुँचेगा, 12 बजे पहुँचेगा, तो वो अगली ट्रेन पकड़ लेगा 12:30 बजे वाली। तो 1 घंटा यहाँ से ट्रैवल टाइम लगेगा, वो वापस आर पे कितने बजे पहुँच जाएगा, दोपहर के 1:30 बजे, ठीक है। तो 13:30 पे पहुँचेगा, चला कितने बजे था, सुबह के 7 बजे, पहुँचा कितने बजे, दोपहर के 1:30 बजे। तो टोटल ट्रैवल टाइम उसको कितना लग गया, 6 घंटे और 30 मिनट, मतलब 6.5 घंटे उसको जर्नी टाइम लग जाएगा। तो वही आंसर हो जाएगा। बस जो जो स्टेप्स इसमें गिवन थे वो आपको फॉलो करने हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये एप्टीट्यूड का 2 मार्क्स का। इसमें अभी कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन गिवन है कि इक्वल साइज सर्कुलर रीजन्स आर शेडेड इन ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर 1 सेंटीमीटर साइड, मतलब कि ये जो दोनों स्क्वायर शीट्स हैं वो कितनी साइड की हैं, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है, एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो जाए, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया हो जाएगा इस स्क्वायर का। और ये दोनों केस एम और केस एन के लिए सेम एरिया है हमारे पास स्क्वायर शीट का, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोला गया कि 2 केस है हमारे पास, केस एम और केस एन आर कंसिडर्ड एज शोन इन द फिगर बिलो। In the case M, 4 circles are shaded in the square sheet and in case of N, 9 circles are shaded in the square sheet as shown. तो हमें रेशियो किसका बताना है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन्स ऑफ केस M टू डेट ऑफ केस N। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि जिसका रेशियो पूछा जाता है केस M बाई रेशियो ऑफ केस
एन का बताना है, ना कि आप उल्टा कर दो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी गेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको जो ऑप्शन भी मिलेंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे। अगर आप उल्टा निकाल दोगे तो देखो आपको दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं ना, तो आपको जो पूछा जाए बस वही निकालना है। अब देखिए कैसे निकालोगे, अनशेडेड पोर्शन का निकालना है, मतलब कि जो सर्कल्स के अंदर नहीं आता है हमारे पास। तो वो कैसे निकाल लोगे, वो नहीं निकाल सकते, आपको क्या है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा और टोटल जो एरिया है हमारे पास स्क्वायर का, स्क्वायर शीट का, उसको माइनस कर दोगे तो आपको अनशेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो केस एम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप देखोगे ये टोटल कितना है 1 सेंटीमीटर है, मतलब एक सर्कल का डाया इस केस में कितना हो जाएगा, हाफ सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और रेडियस कितना हो जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पाई आर स्क्वायर एरिया निकाल लीजिए। तो एक सर्कल का निकल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का निकल जाएगा आपके पास। तो डायमीटर कितना है हमारे पास, हाफ सेंटीमीटर। 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू π/4 डी स्क्वायर, डी मतलब डायमीटर। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 सर्कल है हमारे पास। और ये क्या एरिया देगा हमारे पास, ये एरिया देगा हमारे पास शेडेड पोर्शन का, लेकिन हमें चाहिए अनशेडेड रीजन का। अनशेडेड के लिए क्या, टोटल एरिया शीट जो है, शीट का जो स्क्वायर शीट का एरिया कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 में से शेडेड पोर्शन का एरिया जो है उसको माइनस कर दिया तो आपको अनशेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा केस एम के लिए। अब आप केस एन के लिए करोगे तो इसमें टोटल सर्कल कितने 9 है, लेकिन इसका जो डायमीटर रहेगा वो कितना है, किसी एक सर्कल का 1/3 है हमारे पास, टोटल 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा, मतलब एक सर्कल का डायमीटर 1/3 हो जाएगा। टोटल 9 सर्कल है, तो इस केस में भी आप देखोगे एरिया जो अनशेडेड रीजन का आएगा वो 1 - π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो देखोगे दोनों का जो एरिया आ रहा है अनशेडेड रीजन का वो इक्वल आ रहा है। तो रेशियो जो होगा केस एम टू केस एन कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1:1, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हमारे पास जो कॉमन पार्ट्स रहता है गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस का, उसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और ये कंपलसरी होते हैं, मतलब कॉमन होते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट्स और सॉल्व भी करने पड़ते हैं सभी कैंडिडेट्स को। तो इस एग्जाम पैटर्न को तो आप ऑलरेडी समझते ही हो। जो आगे सेक्शन 2 रहेगा या सेक्शन 1 रहेगा पार्ट बी का, उसमें हमारे पास ऑप्शनल रहता है, बट ये जो पार्ट ए है वो हमारे पास कॉमन रहता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें भी आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 11 to 27 जो मिलेंगे वो 1 मार्क्स के लिए मिलेंगे और उसके बाद जो मिलेंगे वो आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे। तो 1 मार्क्स है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और गेट ज्योमेट्रिक्स 2022 जो पहली बार हुआ था वो इतना टफ एग्जाम भी नहीं हुआ था हमारे पास एज कम्पेयर टू 23। ठीक है, तो इसमें 11th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, सर्विंग का पार्ट है। ठीक है, तो आपको पता ही है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है, कोई भी जो ट्रू वैल्यू होती है उसके क्लोजेस्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ट्रू वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि ट्रू वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर रहता है। तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम उसको कैलकुलेट करते हैं जिससे कि वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोजेस्ट होती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे पास इज नियरर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सर्वेयर्स जो पी एंड क्यू जो है वो 20 मीटर डिस्टेंस को 6 टाइम हमारे पास मेजर किया आपने और उसकी जो वैल्यूज है वो आपको गिवन है सर्वेयर पी की और सर्वेयर क्यू की हमारे पास। तो आपको बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास। तो इसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। मान लीजिए वो डिस्टेंस किसके लिए कितना मेजर किया था 20 मीटर के लिए, और उनके जो वैल्यूज आई थी वो हमारे पास गिवन है। जैसे सर्वेयर पी की जो आई थी वैल्यू 19.97, 20.02, 20.04, 19.98, 19.96, 20.03। तो इसका अगर एरर मतलब 20 से माइनस प्लस करोगे तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा और उनका जो आप मीन निकालोगे 0.03 आ रहा है। लेकिन जो सर्वेयर क्यू है वो उसकी जो वैल्यूज आई थी वो 20.05, 20.07, 20.05, 20.06, 20.07, 20.07 आई। तो इसका जब 20 में से माइनस करके करोगे तो जो डिफरेंस था उसका जो मीन आएगा वो 0.06 आएगा। कहने का मतलब है कि 20 से ज़्यादा क्लोजर कौन सी वैल्यू है, वो है हमारे पास 0.03। ठीक है,
और जो वेरिएशन अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादातर कितना देख रहे हो, तो इसमें देखोगे 20.05, 20.05, 20.06 और 3 वैल्यू जो है हमारे पास 20.07 है हमारे पास। तो ये 20 से दूर है लेकिन एक दूसरे के आसपास है हमारे पास। तो जितनी भी वैल्यूज मेजर की गई हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। तो लेकिन ये हमारे पास क्या 20 जो मेजर्ड वैल्यू है उसके इक्वल है हमारे, मतलब बहुत क्लोजर है हमारे पास। तो जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्या रहता है देख लेते हैं एक बार। तो देखिए एक्यूरेसी क्या होती है हमारे पास, एक्यूरेसी मेजर हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू द ट्रू और नोन वैल्यू। और प्रिसीजन क्या होता है हमारे पास कि मेजर्स हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू वन अनदर। तो मतलब कि हम जैसे सर्वर क्यू में देख रहे थे कि जो भी मेजर्ड वैल्यूज थी वो एक दूसरे के क्लोज थी हमारे पास। तो सर्वर क्यू की जो वैल्यूज हैं वो हाईली प्रिसाइज्ड है, लेकिन जो सर्वेयर पी की वैल्यू है वो क्लोज है हमारे पास 20 मीटर के। तो वो हमारे पास जो सर्वेयर पी की वैल्यूज हैं वो हमारे पास के हाईली एक्यूरेट है हमारे पास। तो अगर ये डायग्राम में देखोगे सेंटर पॉइंट अगर हम टारगेट पॉइंट मानते हैं तो जितनी वैल्यूज हैं वो क्लोज है हमारे पास टारगेट पॉइंट के, और चारों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के भी क्लोज हैं, तो एक्यूरेट भी है प्रिसाइज भी है। इस केस में हमारे पास देखोगे कि एक्यूरेट नहीं है क्योंकि सेंटर से बहुत दूर है हमारे पास, लेकिन चारों वैल्यू एक दूसरे के पास हैं तो प्रिसाइज्ड है हमारे पास। इस केस में ना तो वो एक्यूरेट है, मतलब कि बहुत क्लोज तो है नहीं बट फिर भी एक्यूरेटली माना जा रहा है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि एक दूसरे से अलग है हमारे पास। इस केस में ना एक्यूरेसी है और ना प्रिसाइज है, मतलब कि बहुत दूर वैल्यूज भी है हमारे पास सेंटर पॉइंट से, और हमारे पास एक दूसरे से भी बहुत दूर है, मतलब कि एक्यूरेटली भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है हमारे पास। तो जैसे कि सर्वेयर पी में देखा था क्लोज है हमारे पास 20 मीटर के, लेकिन एक दूसरे से वेरिएशन ज़्यादा है वैल्यूज़ का, तो ये हमारे पास एक्यूरेट है हमारे पास। ठीक है, और सर्वेयर क्यू जो है, सर्वेयर क्यू हमारे पास क्या है, हाईली प्रिसाइज्ड है हमारे पास, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है हमारे पास। तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट वैल्यूज ऑफ सर्वेयर पी आर मोर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्ट वैल्यूज ऑफ सर्वेयर पी क्यू आर मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो आपको क्या है, हर एक ऑप्शन का जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने एक्सप्लेनेशन में गैदर की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइडेंटिफाई द एरर विच हैज ऑल द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स caused by observers misunderstanding and carelessness, reading an angle counterclockwise but recording it as clockwise angle। थर्ड है हमारे पास citing the wrong target। फोर्थ है हमारे पास पुअर जजमेंट बाय द ऑब्जर्वर। तो ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जनरली किसके होते हैं, मिस्टेक के होते हैं हमारे पास। तो मिस्टेक क्या होता है, देखिए मिस्टेक जो होता है वो एरर होता है विच अराइज फ्रॉम द इनअटेंशन, इनएक्सपीरियंस, केयरलेसनेस एंड पुअर जजमेंट और कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये सारे फीचर हमने देखे हैं वो किसके होते हैं, जनरली मिस्टेक के होते हैं हमारे पास। तो ये कोई फॉलो नहीं करते हैं किसी भी मैथमेटिकल रूल को या लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इनको हम क्या मिस्टेक को क्या कहते हैं, हम ब्लंडर भी कहते हैं। तो ये जो ब्लंडर्स के जो एग्जाम्पल हैं, ऐसे इम्प्रॉपर लेबलिंग कर दी हमने इंस्ट्रूमेंट की, सेटिंग अप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और टारगेट ओवर द रॉन्ग कंट्रोल पॉइंट पे हमने सेटिंग कर दी। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो किसके हैं, मिस्टेक के हमारे पास। तो जो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके हमारे पास, मिस्टेक, मतलब ऑप्शन ए के हमारे पास आंसर हो जाएगा। बट इससे रिलेटेड जो और भी ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास एक्सप्लेनेशन में, जैसे कि सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर्स क्या होता है। सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर जो वो एरर है जो सेम कंडीशंस में होता है हमारे पास, मतलब कि वो एक ही साइन को फॉलो करेगा, या मतलब कि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा, मतलब सेम साइज का होगा, सेम साइन का होगा हमारे पास। तो वो सिस्टमेटिक या फिर क्यूमुलेटिव नेचर हो जाता है हमारे पास, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो वो जुड़ता रहेगा, नेगेटिव है तो वो भी जुड़ता ही रहेगा लेकिन नेगेटिव फॉर्म में जुड़ेगा हमारे पास। और सिस्टमेटिक एरर हमारे पास क्या है, फॉलो करता है सम डेफिनेट मैथमेटिकल और फिजिकल लॉ एंड करेक्शन कैन बी डिटरमाइंड एंड अप्लाइड। तो ये हमारे पास करेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन प्रोबेबल एरर आपको पता है ये क्या होता है, ये वो वैल्यू है जिसको हम ऐड ऑन कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से, तो वो वैल्यू की रेंज बन जाती है जिससे कि हमारे पास ट्रू वैल्यू उसके अंदर हो सकती है, मतलब लाई कर सकती है हमारे पास। तो ये जो प्रोबेबल एरर होता है प्लस माइनस में होता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का भी हमने वीडियो में देखा था।
कि प्रोबेबल एरर सिंगल ऑब्जर्वेशन का या मीन वैल्यू का कैसे हम निकालते हैं, वो सब मैंने वीडियो में कवर किया हुआ है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर में। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है, जैसे फॉर्मूला है प्लस माइनस का 0.6745 सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल एरर क्या होता है हमारे पास, ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से होता है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस है उनकी वजह से जो एरर आता है हमारे पास, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, जो भी ऑब्जर्वर रहता है उसके कंट्रोल में नहीं है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से होता है। मान लीजिए किसी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एरर है ऑलरेडी, तो जो भी आप रीडिंग लोगे वो ऑब्जर्वर की गलती नहीं रहती है, वो जो है वो हमारे पास एक्सीडेंटल एरर कॉज होता है हमारे पास। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारे पास नेगेटिव भी, मतलब साइन को चेंज कर सकता है हमारे पास। दे कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर। तो ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो भी ऑप्शंस के बनते। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड एज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी रेज हो गई, फिर विजुअल लाइट आता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इसमें देखोगे आप तो ये जो है सबसे छोटी वेवलेंथ की होती है, बट इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है वहाँ पर, मतलब कि हाइयर एनर्जी की भी रहती है वहाँ पर। तो इस साइड हमारे पास क्या हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है हमारे पास। और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर फ्रिक्वेंसी, लोअर एनर्जी। तो आपको क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको डिवाइड करना है आपको। तो सबसे इंक्रीजिंग वेवलेंथ के केस में हमारे पास, तो वेवलेंथ हमारे पास इस साइड बढ़ रही है, तो सबसे पहले आ जाएगा गामा रे, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद हमारे पास यूवी अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजुअल लाइट, उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 15, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रिलेशन तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है हमारे पास, न्यू इंटू लैम्डा, मतलब फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है हमारे पास। तो ये क्या है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में अगर आप देखोगे कि वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रेस्ट या ट्रफ जो होते हैं हमारे पास उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मतलब वो कितने टाइम पीरियड में वो जो साइकिल होती है, वो नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन कितनी होती है एक सेकंड में, वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है हमारे पास। और जो डिस्टेंस कवर होता है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है हमारे पास। तो जो इनके बीच का रिलेशन है वो जनरली सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, 9th-10th में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सैटेलाइट इमेज डज नॉट डिपेंड। तो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो बताना है। ऑप्शन है सीजन ऑफ द ईयर, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्वाथ विड्थ ऑफ द सैटेलाइट, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो आपको देखने से पता चल जाएगा, पहले आपको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पता होना चाहिए। वो क्या होता है कि ये जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है वो फंक्शन होता है वेवलेंथ का, और हमारे पास इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एनर्जी इज डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी। मतलब कि जब भी कोई टारगेट के ऊपर रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट होती है, कितना पार्ट उसका रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो ये ई आर इज डिवाइडेड बाई ई आई करते हैं, तो ये क्या रिफ्लेक्टेंस देता है। और स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जब हो जाता है जब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हैं हमारे पास, तो वहाँ पर वर्ड क्या है, स्पेक्ट्रल आता है हमारे पास। क्योंकि ये जो इंसिडेंट एनर्जी है सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, तो कितना पार्ट जो है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, कितना एनर्जी पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, वो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को शो करता है हमारे पास। ठीक है, तो एवरीथिंग इन द नेचर हैज ए स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। इफ वी कैन डिटेक्ट दैट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर वी कैन सेपरेट फीचर्स एंड गेट एन इंसाइट टू द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी आइज जो है वो विजुअल स्पेक्ट्रम में देख पाती हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट उस विजुअल स्पेक्ट्रम की लाइट को, जो विवग्योर होता है हमारे पास, उस लाइट को जो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आइज तक पहुंचता है, वही हमारे पास कलर दिखता है उसका। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल है उसके फीचर्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं जब उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर हमें पता होगा, हम उसके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को जब हम डिटेक्ट कर पाते हैं हमारे पास। तो उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉइल का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर अलग रहता है और वो भी पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ में डिफरेंट शो करता है हमारे पास।
तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो है वो चेंज होता है ओवर द टाइम एंड स्पेस, क्योंकि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जैसे हेज हो गया, मॉइस्चर हो गया, एरोसोल्स और क्लाउड्स, ये सब क्या है एटमॉस्फेयर जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। इल्यूमिनेशन कंडीशन चेंज हो सकती है, जैसे कि सन का एंगल चेंज हो गया, सीजन के साथ चेंज होता है हमारे पास। विद सन एंगल चेंजेस कम टारगेट स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स भी उनका चेंज हो जाता है हमारे पास। फिर मान लीजिए कि टारगेट ही चेंज हो गया, मतलब कि वाटर लेवल पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया। एग्रीकल्चरल का अगर बात करेंगे तो ग्रोथ होती है हमारे पास, तो पहले छोटा प्लांट था फिर बड़ा हो गया, तो उसकी वजह से उसका जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो कर्व रहेगा, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जो कर्व रहेगा वो चेंज होता रहता है हमारे पास। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व शो किए गए हैं, मतलब परसेंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस एट पार्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ पे हमारे पास। तो जब भी हम रिफ्लेक्टेंस को वेवलेंथ के साथ ड्रॉ करते हैं तो वो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहलाता है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहलाता है हमारे पास। तो हमारे पास सॉइल का है, क्लियर वाटर का है, वाटर फिर फाइटोप्लैंक्टन है, हेल्दी वेजिटेशन का है ये ग्रीन कलर का, रेड हमारे पास सॉइल का है, ये रॉक्स का है हमारे पास। तो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं उनका हमने स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व बनाया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा गैप रहता है हम उस रेंज ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ में इन फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक जनरली जो सॉइल का केस है, ये जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा आपको रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, ये रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू है परसेंटेज में। तो ये जो रीजन होता है वो किस रेंज ऑफ वेवलेंथ में होता है, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर होता है हमारे पास, जनरली NIR नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर होता है हमारे पास। तो इस रेंज ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ में हम जब भी वेजिटेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो हम ये वाले रेंज ऑफ वेवलेंथ बैंड को यूज करते हैं हमारे पास। तो अब इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वहाँ पर, तो सीजन ऑफ द ईयर पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने देखा कि सन एंगल चेंज होता है सीजन के साथ, तो उसका जो भी रिफ्लेक्टेंस है जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व है वो चेंज हो जाता है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है वेवलेंथ, ऑब्वियसली वेवलेंथ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। स्वाथ विड्थ हमने नहीं देखा, ये जनरली स्वाथ विड्थ क्या होता है कि आप कोई भी सैटेलाइट के कैमरा से फोटो ले रहे हो या स्कैन कर रहे हो तो कितनी लेंथ को वो स्कैन कर रहा है एक पर्टिकुलर डिटेक्टर में, या जितने भी टोटल ये, क्योंकि एक सिंगल डिटेक्टर की बात करेंगे तो हमें क्या इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू की बात करनी पड़ेगी, लेकिन हम टोटल की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये IFOV नहीं होके FOV हो जाएगा, मतलब फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में कितना ग्राउंड कवरेज रह रहा है उसका किलोमीटर में होता है जनरली, तो कितना टोटल एंगल में हमारे पास ग्राउंड कवरेज हो रहा है वो स्वाथ विड्थ कहलाता है। ये हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से रिलेटेड नहीं है हमारे पास, तो डज नॉट डिपेंड है, तो ऑप्शन ये C हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्टेंस वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्वियसली उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं वेवलेंथ के साथ तभी हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर शो होता है हमारे पास, या फिर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व शो होता है। तो ऑप्शन D पे भी वो डिपेंड करता है, तो ऑप्शन C जो हो जाएगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, नॉट डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कंपोनेंट ऑफ GPS सिग्नल दैट गेट्स डेसिफर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ GPS रिसीवर, मतलब कि जो GPS रिसीवर हैं वो कौन से कंपोनेंट को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब हर एक GPS रिसीवर के द्वारा वो इंटरप्रेट होता है। तो कोर्स एक्विजिशन कोड C/A कोड होता है, उसके अलावा P कोड होता है, और ये हमारे पास L1 फ्रिक्वेंसी, और ये हमारे पास लिंक 2C फ्रिक्वेंसी है हमारे पास। ठीक है, तो C/A कोड जो है वो हमारे पास सभी रिसीवर के द्वारा इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन P कोड जो है प्रिसीजन कोड जो है हमारे पास वो कुछ स्पेशल रिसीवर के द्वारा होता है, और ये जो C/A कोड है वो L1 कैरियर पे जो फ्रिक्वेंसी है उस पर मॉड्यूलेट होता है, और P कोड जो है वो हमारे पास L1 और L2 दोनों कैरियर्स पे हो सकता है। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी देखे जाए तो GPS रिसीवर जो सभी टाइप के GPS रिसीवर हैं वो GPS सिग्नल के C/A कोड को डेसिफर या इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है सिग्नल का जो स्ट्रक्चर होता है GPS सिग्नल का स्ट्रक्चर, उसमें दो फ्रिक्वेंसीज होती हैं हमारे पास, दो फ्रिक्वेंसीज जैसे L1 L2 हो गया हमारे पास। ठीक है, और इनका डिफरेंट डिफरेंट रेंज होती है। उसके अलावा हमारे पास दो कोड्स होते हैं, कौन कौन से कोड होते हैं, C/A कोड और P कोड होता है हमारे पास, और एक होता है हमारे पास
नेविगेशनल मैसेज होता है हमारे पास, ठीक है, जो सैटेलाइट के एफएमएस डेटा या लोकेशन इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। तो हम यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन में देखें तो सी कोड जो होता है मॉड्यूलेट होता है L1 करियर पे, पी कोड जो होता है प्रिसाइजली लोकेशन सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे पास पीपीएस मतलब प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस जो होती है वो पी कोड के थ्रू होती है, और सी कोड के थ्रू एसपीएस होती है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। तो ये सब हमने क्या अपनी जीएनएसएस लेक्चर सीरीज में देखा है। सिंपल क्वेश्चन है कि सी कोड जो है वो सभी रिसीवर के द्वारा डिसिफर किया जा सकता है। अगर each satellite is assigned a unique code CY code which enables the GPS receiver to identify the satellite transmitting that particular code. The primary user of P code transmissions and it uses an encrypted form of the data known as Y code. तो P code का जो फॉर्म है वो हर एक रिसीवर के द्वारा डिकोड नहीं किया जा सकता है। एक तो ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए होता है, जो मिलिट्री पर्पज़ के रिसीवर्स होते हैं उनके द्वारा डिकोड किया जाता है, क्योंकि ये प्रिसाइजली लोकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सो डैट ओनली स्पेशल रिसीवर्स कैन एक्सेस द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारे पास, सी कोड है, मतलब कोर्स एक्विजिशन कोड है, आंसर ये है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 3D पोजिशनिंग GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ। तो आपको पता है कि अननोन से हमारे पास किसी भी पॉइंट की लोकेशन इन्फॉर्मेशन मतलब उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट 3D पोजिशनिंग के लिए बात कर रहा है, लेकिन एक जो टाइम करेक्शन फैक्टर है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि रिसीवर और जो सैटेलाइट के बीच का जो क्लॉक होता है, क्योंकि सैटेलाइट क्लॉक जो होती हैं वो बहुत प्रिसाइज क्लॉक रहती हैं और रिसीवर की जो क्लॉक रहती है वो इतनी प्रिसाइज नहीं रहती है, बट दोनों को क्या सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। जब किसी भी अननोन पॉइंट पे जहाँ पर रिसीवर अवेलेबल है वहाँ पे उस पॉइंट की लोकेशन निकालनी है, तो आपको इन दोनों टाइमिंग इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब दोनों की जो क्लॉक्स हैं सैटेलाइट की और रिसीवर क्लॉक दोनों सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अगर वो सिंक्रोनाइज है तो बहुत बढ़िया है, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं हमारे पास सीजियम और रेडियम क्लॉक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं। तो एक जो फोर्थ कंपोनेंट है, फोर्थ अननोन होता है टाइम करेक्शन फैक्टर होता है। तो ये जो 4 अननोन्स के लिए हमारे पास 4 डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब रिसीवर की जो अननोन पॉइंट पर रखा हुआ है उसको मिनिमम 4 सैटेलाइट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है अपना, जिससे कि वो अपना पोजीशन कैलकुलेशन कर सके। तो हमारे पास मिनिमम कितनी सैटेलाइट चाहिए होती है, 4 सैटेलाइट चाहिए होती हैं 3D पोजिशनिंग के लिए। यही अगर 2D पोजिशनिंग की बात होती तो जेड एलिवेशन नहीं चाहिए होता हमारे पास, जो जेड कंपोनेंट है, एक्स वाई और टाइम करेक्शन फैक्टर मतलब 3 सैटेलाइट चाहिए होती। बट यहाँ पर 3D पोजिशनिंग की बात है तो हमारे पास एक्स वाई जेड के लिए 3 और एक टाइम के लिए 4, तो मिनिमम 4 सैटेलाइट से आप किसी भी पॉइंट की एक्यूरेटली 3D पोजिशनिंग कर सकते हो। तो पोजिशनिंग टेक्स 4 GPS satellites to calculate a precise location on Earth using the global positioning system मतलब GPS, 3 to determine a position on the Earth मतलब x y z जो coordinates हैं उसके lat long और elevation, and 1 to adjust for the error in the receiver's clock, क्योंकि रिसीवर की जो क्लॉक होती है वो हमारे पास इतनी एक्यूरेट नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी GNSS लेक्चर जो सीरीज है उसमें वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप देखोगे कि 3 मेजरमेंट्स कैन बी यूज टू लोकेट अ पॉइंट एज्यूमिंग द जीपीएस रिसीवर और जीपीएस सैटेलाइट जो क्लॉक है वो बहुत प्रिसाइजली और कंटिन्यूसली सिंक्रोनाइज्ड है। तो आप 3 मेजरमेंट या 3 सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हो। सो दिस अलाउज द डिस्टेंस कैलकुलेशन टू बी एक्यूरेटली डिटरमाइन, क्योंकि हमें रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस वही हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल होता है पोजिशन कैलकुलेशन का जीपीएस के थ्रू। तो अगर वो प्रिसाइजली और कंटिन्यूसली सिंक्रोनाइज है सैटेलाइट और रिसीवर की क्लॉक, तो हम मान सकते हैं कि 3 मेजरमेंट में काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, मतलब इम्पॉसिबल है दोनों क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करना, क्योंकि जीपीएस रिसीवर इतना जो क्लॉक होती है इतनी एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन जो एटॉमिक क्लॉक्स अवेलेबल रहती हैं सैटेलाइट्स में वो बहुत प्रिसाइज भी होती हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं हमारे पास। तो वो दोनों क्लॉक्स जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं रहती है हमारे पास। तो हमारे पास टाइम करेक्शन फैक्टर के लिए 4 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए होती है हमारे पास। तो हमने क्या हर एक बेसिक से बेसिक जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है किसी भी क्वेश्चन का, इससे ही क्वेश्चन आप देखोगे आगे वाले जो गेट एग्जाम्स हैं उसमें इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम जो एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे वाले एग्जाम्स जो गेट एग्जाम होने वाले उसमें देखने के लिए मिल सकता है आपको।
ठीक है। तो द जीपीएस signal travel from the satellite to the receiver very fast, so if the two clocks are off by only a small fraction, the determined position data may be considerably distorted। मतलब टाइम का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा भी एरर देखने के लिए मिलता है तो हमारे पास जो पोजीशन कैलकुलेशन होती है बहुत इनएक्यूरेटली होती है हमारे पास। तो उस टाइम को सेटल आउट करने के लिए, उन दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमारे पास 4 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नवस्टार जीपीएस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर। तो आपको पता है जीपीएस से हम क्या क्या पोजीशन सर्विसेज ले सकते हैं। एक तो पोजीशनिंग सर्विस देता है, नेविगेशन आप कर सकते हो, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप नेविगेट कर सकते हो। आप जब ड्राइव करते हो तो आप इजीली नेविगेट करते हो खुद को। पोजीशनिंग मतलब किसी पॉइंट की लोकेशन इन्फॉर्मेशन निकालना। और टाइमिंग सर्विस आपको पता ही है कि आप जो एक्यूरेटली अवेलेबल है हमारे पास, मिनिमम कॉस्ट पे आप टाइमिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है जीपीएस। क्योंकि जो सैटेलाइट्स के ऊपर क्लॉक्स अवेलेबल है वो हमारे पास क्या बहुत प्रिसाइज होती हैं, और जो रिसीवर में क्लॉक्स होती हैं जब आप उनको सिंक्रोनाइज करते हो मतलब कि आप टाइमिंग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो जीएनएसएस आर ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स डिजाइन टू डिटरमाइन पोजिशन एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर्स ऑन द अर्थ और इन स्पेस। जीपीएस इन ए यूएस is a US owned utility that provides user with positioning, navigation and timing PNT सर्विस देता है हमारे पास। तो आप देखोगे P, N और T सर्विस आपको मिलेगी, तो ऑप्शन बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो है हमारे पास कि PNT सर्विस आपको जीपीएस के थ्रू देखने के लिए मिलती है, पोजिशन, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट इमेज विद 6 बिट रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन हैज ग्रे लेवल्स। तो कितने ग्रे लेवल्स होते हैं? तो वो 2 की पावर n होता है हमारे पास जनरली, और n जो वो होता है वो हमारे पास बिट साइज जितना रहता है सैटेलाइट इमेज का वो हमारे पास रहता है। तो यहाँ पे क्या 6 बिट है हमारे पास, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब 64 हो गया। तो नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कितने मिलेंगे आपको? 64 देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। के क्या रेफर कर रहा है हमारे पास? बिट्स पर पिक्सल मतलब बीपीपी, और हमारे पास एल क्या है? नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स। ठीक है, तो मतलब कि कितने शेड्स ऑफ ग्रे हमारे पास उस रेंज में रहेंगे, तो 0 to 63 रहेगा 64 के लिए टोटल। अगर ये 256 होता है तो 0 to 255 रहता है। तो ये सारा चीज़ें हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन के पार्ट में हमने देखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको देखना है, या फिर आप सिंपली आपने 2 की पावर n पढ़ा होगा तो सेम ही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस आर प्रोवाइडेड बाई। तो इनके क्या आपको स्पेक्ट्रल बैंड्स देखने पड़ेंगे कि ये जो सैटेलाइट्स हैं जैसे लैंडसैट, एमएसएस है और आईआरएस लिस्ट 2 सेंसर्स हैं, इनके जो बैंड्स रहते हैं हमारे पास, क्योंकि हमने देखा है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर होते हैं या फिर हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनर, उनमें क्या वेवलेंथ बैंड्स, नंबर ऑफ बैंड्स की डिफ्रेंशिएशन रहता है और उनकी रेंज का डिफ्रेंशिएशन रहता है। तो आपको स्पॉट का, कार्टोसाइट का, आइकोनोस और क्विकबर्ड का, लैंडसैट टीएम और नोवा एवीएचआरआर सेंसर्स का, इनका क्या आपको बैंड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने स्पेक्ट्रल बैंड्स रहते हैं और उनकी रेंज कितनी रहती है। बट हम उन बैंड्स में किसको ढूंढ रहे हैं? हम थर्मल इंफ्रारेड जो बैंड रहेगा उसको हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वही बैंड हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस को प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप ऑप्शन डी देखोगे, लैंडसैट टीएम मतलब लैंडसैट थीमेटिक मैपर, और नोवा एवीएचआरआर, इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है। जैसे एवीएचआरआर क्या होता है हमारे पास? एडवांस्ड वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आप देखोगे, लैंडसैट 4-5 थीमेटिक मैपर इमेजेस कंसिस्ट ऑफ 7 स्पेक्ट्रल बैंड, 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हो 7 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं विद स्पेशल रिजोल्यूशन 30 मीटर। और जो थर्मल बैंड रहता है वो कितना स्पेशल रिजोल्यूशन देता है? 120 मीटर का देता है हमारे पास। अगर उसको रीसैम्पल किया जाए तो हम 30 मीटर के स्पेशल रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है ये हमारे पास। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट साइज सीन साइज जो रहता है वो जनरली 170 किलोमीटर नॉर्थ साउथ बाई 183 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट रहता है। तो ये इसके स्पेसिफिकेशन है लैंडसैट टीएम के। बट हमारे पास मेन फोकस जो है वो बैंड 6 के ऊपर है कि थर्मल इंफ्रारेड बैंड रहता है इसमें, और वो हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस प्रोवाइड करता है हमारे पास। तो एक तो लैंडसैट टीएम हो गया, दूसरा नोवा एवीएचआरआर के बारे में देखोगे तो उसमें जो रिजोल्यूशन रहता है 1.1 किलोमीटर का रहता है। स्वाथ वर्थ जो हमने डिस्कस किया था वो आपको पता होगा कि ग्राउंड पर कितना कवर कर रहा है जो भी सेंसर है,
वो स्वाथ विड्थ रहती है। तो हमारे पास AVHRR के लिए जो नंबर ऑफ बैंड्स रहते हैं वो 1, 2, 3A, 3B और 4 और 5 रहते हैं। तो 4 और 5 देखोगे आप थर्मल इंफ्रारेड बैंड है जो थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस हमें प्रोवाइड करता है। तो AVHRR जो है वो क्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम है विद 5 स्पेक्ट्रल बैंड्स हैविंग a resolution of 1.1 किलोमीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ स्कैन्स ट्वाइस पर डे। ठीक है, तो 2 दिन में 2 बार वो हमारे पास अर्थ को स्कैन करते हैं, एक तो 2:30 लोकल टाइम पे और एक 2:30 PM मतलब 14:30 लोकल सोलर टाइम पे हमारे पास। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है वो है ये कि थर्मल इंफ्रारेड बैंड्स होते हैं जो कि थर्मल इंफ्रारेड इमेज हमें प्रोवाइड करता है नोवा AVHRR। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, लैंडसेट TM और नोवा AVHRR, मतलब ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बाकी आप क्विक वर्ड और इस आइकोनोस इनके बारे में आप सैटेलाइट्स के बारे में ढूंढोगे तो आपको ये थर्मल बैंड नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंट बैंड्स मिलेंगे आपको, तो वो हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड इमेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स मिटिगेटेड इन DGPS पोजिशनिंग। तो जब आप DGPS यूज करते हो, उससे पोजिशनिंग कैलकुलेट करते हो अपनी, तो कौन सा एरर मिटिगेट हो जाता है। तो आप देखोगे कि एटमॉस्फेरिक एरर उससे मिटिगेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि DGPS का हमने देखा है कि इसमें 2 रिसीवर होते हैं। एक तो आप देखोगे मेन जो बेस रिसीवर रहता है और दूसरा हमारे पास रोवर रिसीवर। तो एक रेफरेंस रिसीवर रहता है, तो मान लीजिए रेफरेंस रिसीवर यहाँ पर है और आपका जो रोवर रिसीवर है वो मूव करता है डिफरेंट अननोन पोजीशन पे। ये हमारे पास एक नोन पोजीशन पे अवेलेबल रहता है और ये हमारे पास मूव करता है अननोन पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है वो ये है कि दोनों जो रिसीवर हैं वो सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को फेस करते हैं हमारे पास। तो इससे क्या एटमॉस्फेरिक एरर जो है वो मिटिगेट हो जाता है। तो DGPS से जब आप पोजिशनिंग कैलकुलेट करते हो तो आप एटमॉस्फेयर एरर को मिटिगेट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि द अंडरलाइंग प्रेमिसेस ऑफ डिफरेंशियल GPS मतलब DGPS is that any two receivers that are relatively close together will experience similar atmospheric errors। तो आप इसको मिटिगेट कर सकते हो। अब एटमॉस्फेरिक एरर्स क्या क्या होते हैं, उसके अलावा जो ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, जैसे मल्टीपाथ एरर क्या होता है, साइकिल स्लिप एरर क्या होता है, टोपोग्राफिक एरर, ये सारे एरर्स के बारे में हमने अपने वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। बट यहाँ पे अगर आप समझोगे कि एटमॉस्फेरिक एरर क्या होता है, कि एटमॉस्फेयर में आपको पता है लेयर्स का बना रहता है। अब उसमें 2 लेयर्स मेन होती है हमारे पास, एक आयनोस्फेरिक लेयर होती है, एक ट्रोपोस्फेरिक लेयर होती है, जो ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारे पास जो रेडिएशंस जो हमारे पास सिग्नल सैटेलाइट से रिसीवर के पास पहुंचता है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या सिग्नल में बैंड देखने के लिए मिलता है और जो चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं आयनोस्फेयर में वो इस सिग्नल की वेलोसिटी को स्लो डाउन कर देते हैं। तो जो डिस्टेंस कैलकुलेशन रहता है दोनों के बीच में वो चेंज हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक एरर की वजह से। लेकिन आप DGPS का यूज करते हो तो आप इसको मिटिगेट कर सकते हो। तो दूसरा जो एरर है हमारे पास, तो ये ट्रोपोस्फेरिक डिले एरर जो है वो एटमॉस्फेरिक एरर का ही पार्ट है कि फॉर द पर्पज ऑफ GPS द ट्रोपोस्फेयर इज कंसिडर्ड टू बी ए न्यूट्रल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर रेंजिंग 0 to 40 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, व्हेन GPS सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट्स एंड ट्रेवल थ्रू द ट्रोपोस्फेयर। तो जैसे मैंने आयनोस्फेयर के लिए बताया सेम चीज़ है, ट्रोपोस्फेयर से जब भी सिग्नल पास करता है तो दे सफर द इफेक्ट ऑफ ट्रोपोस्फेरिक एटेन्यूएशन डिले और शॉर्ट टर्म वेरिएशन। तो मतलब कि वेलोसिटी जो है कम हो जाती है तो डिले देखने के लिए मिलता है आपको, एटेन्यूएशन देखने के लिए मिलता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज इफेक्ट्स आर ए फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट एलिवेशन एंड कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफियर ड्यूरिंग द सिग्नल प्रोपगेशन। तो ये फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिले जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास। ठीक है, तो आप एटमॉस्फेरिक एरर इसका आंसर हो जाता है क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल रहता है इसका कि दोनों रिसीवर जो है वो बहुत क्लोज होते हैं जिससे कि वो सिमिलर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को एक्सपीरियंस करें। तो ये हमने एटमॉस्फेरिक एरर के बारे में देखा। अगर इसके बाद आप मल्टीपाथ एरर को जानना चाहते हो तो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन की वजह से होता है मल्टीपाथ एरर, कि इट इज़ कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द ट्रांसमिटर सिग्नल बाय द ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग एरिया। तो जैसे ये बिल्डिंग हो गई या फिर कोई रिफ्लेक्टिंग सर्विस, मान लीजिए कोई लेक हो गई, वाटर बॉडी हो गई, जिससे कि जो सिग्नल डायरेक्टली पहुंचना चाहिए रिसीवर के लिए सैटेलाइट से वो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होके सिग्नल तक पहुंचता है, रिसीवर तक पहुंचता है सिग्नल जो है हमारे पास। या तो कोई बिल्डिंग हो गई या फिर कोई लेक हो गई
या कोई स्ट्रीट व्हीकल्स जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस रखता है, तो उससे क्या होता है हमारे पास जो डिस्टेंस कैलकुलेशन होता है वो एरर कॉज करता है, जिसको हम मल्टीपाथ एरर कहते हैं। उसके अलावा साइकिल स्लिप एरर होता है एक। साइकिल स्लिप एरर में आप देखोगे कि फेलियर ऑफ द जीपीएस रिसीवर, सिग्नल इंटरप्शन, लो सिग्नल टू नॉइज रेशियो and high receiver dynamics can cause a sudden jump of a specific integer number of cycles in the carrier phase measurement, which is referred to as a cycle slip. Cycle slips may occur independently on each carrier frequency per GPS satellite and remain in the phase data. तो साइकिल स्लिप किसकी वजह से होता है हमारे पास? लो सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वजह से या फिर हाई रिसीवर डायनेमिक्स की वजह से। ठीक है, तो सिग्नल इंटरप्शन कॉज होता है जिसको वजह से क्या होता है हमारे पास सडन जंप देखने के लिए मिलता है नंबर ऑफ साइकिल्स में करियर फेज मेजरमेंट के दौरान, तो आपको उसको क्या बोलते हैं हम? साइकिल स्लिप बोलते हैं। तो साइकिल स्लिप एरर हमारे पास मिटिगेट नहीं हो सकता डीजीपीएस की वजह से, मल्टीपाथ एरर मिटिगेट नहीं हो सकता है, टोपोग्राफिक डिले जो है वो मिटिगेट नहीं हो सकता, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक की वजह से सेम एक्सपीरियंस कंडीशन वो फॉलो करते हैं दोनों रिसीवर, उनकी वजह से डीजीपीएस में हम इनको मिटिगेट होते हुए देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक एरर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इन जीआईएस डेटाबेस विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट में बी यूज टू रिप्रेजेंट एरिया। अब देखिए ये जो नॉमिनल है, इंटरवल है, रेशियो है, ऑर्डिनल है, ये हमारे पास क्या है? जो भी एट्रीब्यूट्स रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है हमारे पास। ये जीआईएस डेटाबेस के अंदर होते हैं, जीआईएस डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? रेशियो एट्रीब्यूट समझते हैं। रेशियो एट्रीब्यूट में क्या है हमारे पास? यूज किया जाएगा एरिया को शो करने के लिए। तो क्योंकि रेशियो एट्रीब्यूट क्या नेचुरल जीरो रखता है, ये नेचुरल जीरो का मीनिंग अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर नेचुरल जीरो है, जीरो का मीनिंग क्या होता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एरिया अगर जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब कि उसके पास एरिया नहीं है हमारे पास, तो ये नेचुरल जीरो हो गया। वैसे ही अगर आप एट्रीब्यूट्स टाइप्स देखोगे तो पहले समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स के टाइप्स क्या हैं। कि एन एट्रीब्यूट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ए नॉन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट्स मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द जियो स्पेशल फीचर्स। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं अर्थ सरफेस से, उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। Attributes are often rendered as tables and may be stored alone in a simple text file or included in a complex database. There are 4 types of attribute. तो मेन हमारे पास ये 4 एट्रीब्यूट समझना है कि हो सकता है हमारे पास 22 में रेशियो एट्रीब्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि इसका आंसर क्या हमारे पास रेशियो है। जो एरिया शो होता है वो हमारे पास रेशियो एट्रीब्यूट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया का अगर वैल्यू 0 है इसका मतलब कि उसके पास एरिया कवर नहीं है। तो हम क्या चारों एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ लेते हैं, जिससे कि नेक्स्ट जो गेट एग्जाम्स होंगे उसमें क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले होता है हमारे पास ऑर्डिनल एट्रीब्यूट। इसमें क्या है, जो भी वैल्यूज होती हैं उनको रैंक प्रोवाइड की जाती है हमारे पास। और ये जो रैंक्ड वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास जैसे हाई हो गया, मीडियम हो गया, लो हो गया, या फिर न्यूमेरिक हो गई, 1 to 5 में हमने रेंज प्रोवाइड कर दी। तो इस टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो हमारे पास ऑर्डिनल एट्रीब्यूट में होता है। जैसे एन ऑर्डिनल एट्रीब्यूट डज नॉट हैव एनी फॉर्म ऑफ स्केल, विच मीन्स दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वन ऑर्डिनल एट्रीब्यूट वैल्यू एंड अनदर। तो आपके लेवल वाइज डिफाइन कर दीजिए कि हमारे पास किसी की हाइट है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, रेंज डिसाइड कर दीजिए कि 5 to 6 फीट वाले बच्चे जो होंगे वो हाई है। या टेम्परेचर की बात करोगे आप, टेम्परेचर में आपने रेंज डिसाइड कर दी कि 20 to 30 डिग्री सेल्सियस वाला मीडियम है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस वाला क्या है हमारे पास हाई है, और हमारे पास 10 to 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा वो हमारे पास क्या लो है। तो आप क्या रेंज डिसाइड कर दीजिए, लो मीडियम हाई में हमने ये डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, लेकिन आप इसमें क्या कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रहे हो, या तो फिर आप इनको किसी भी बच्चे को उसके मार्क्स के हिसाब से रेंज दे दीजिए, 1 to 5 में आप कितना मार्क्स देना चाहते हो, एक तरीके की रेटिंग हो गई आपकी ना। तो इसमें क्या हम रैंक वाइज वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो ये किसका है, ऑर्डिनल एट्रीब्यूट है। अब नॉमिनल की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी साइज को, ऑर्डर को, या कोई भी उसकी क्वांटिटी मतलब
कितना अमाउंट है उसका, उसकी इंफॉर्मेशन के दिए बिना। तो नॉमिनल एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे एग्जांपल हो गया कि क्या कलर है उसका, क्या नाम है उसका, ड्राइविंग का लाइसेंस नंबर प्लेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप उसको डिस्क्राइब कर दो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो हमारे पास नॉमिनल एट्रीब्यूट के अंदर आता है। मतलब हमें उसका साइज नहीं पता चल रहा है, उसका ऑर्डर नहीं पता चल रहा है, कितनी क्वांटिटी है वो चीज़ नहीं पता चल रही है, लेकिन फिर भी उसके बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाए, तो वो नॉमिनल एट्रीब्यूट के अंदर आती है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास इंटरवल एट्रीब्यूट। इंटरवल एट्रीब्यूट में भी हम रैंक प्रोवाइड करते हैं, बोथ ऑर्डर एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। इट इज ऑफन रिकॉर्डेड एज रियल नंबर एंड हैज एन आर्बिट्रेरी जीरो। तो इसमें क्या आर्बिट्रेरी जीरो होता है हमारे पास। जैसे रेशियो के केस में हमारे पास नेचुरल जीरो होता है, ठीक है, इसके अंदर नेचुरल जीरो देखने के लिए मिलेगा, और इंटरवल के अंदर आर्बिट्रेरी जीरो। तो आप किसी टेम्परेचर का एग्जाम्पल लीजिए कि किसी सिटी के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, वहाँ पर टेम्परेचर है और बहुत कोल्ड है हमारे पास, ठीक है। तो मतलब ये आर्बिट्रेरी जीरो है जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। तो आप किसी भी प्लेस का टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर कोल्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो जीरो है वो हमारे पास नेचुरल जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है इस जीरो वैल्यू का। और रेशियो एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो ये सिमिलर होता है इंटरवल एट्रीब्यूट का, लेकिन जो एब्सोल्यूट डिफरेंस और ऑर्डर रहता है दोनों रहता है हमारे पास, जस्ट लाइक द इंटरवल एट्रीब्यूट। और रेशियो एट्रीब्यूट्स आर ऑफन रिकॉर्डेड एज रियल नंबर्स। द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल एंड रेशियो इज द रेशियो एट्रीब्यूट एज द नेचुरल जीरो। मतलब कि अगर हम किसी भी नेचुरल जीरो की बात करेंगे या कोई भी आइडेंटिटी या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जिसकी वैल्यू जीरो होगी, जैसे मान लीजिए कि द एज ऑफ द पर्सन हैज़ ए नेचुरल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द डे ऑफ द देयर बर्थ, वी कैन स्टेट एट 10 ईयर ओल्ड इज ट्वाइस एज द ओल्ड एज ए 5 ईयर ओल्ड। तो अगर आप कहोगे कि एरिया की ही बात करते हैं कि एरिया की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कि उसके पास एरिया नहीं है, पॉइंट को शो कर रहा है मतलब। तो जहाँ पे आपको जीरो का कोई सिग्निफिकेंस ना मिले, जीरो वैल्यू मतलब कि नेचुरल जीरो है, कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे पास, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट कौन सा शो करता है, रेशियो एट्रीब्यूट से शो होता है हमारे पास। तो इसका आंसर जो एरिया का रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, हम रेशियो एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो बाकी चारों एट्रीब्यूट जो है वो आपको समझने जरूरी है। बाकी ये जीआईएस की लेक्चर सीरीज में अच्छे से समझाए हुए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझाए हुए हैं, तो आप वो वाली वीडियो रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एट्रीब्यूट अनसर्टेनिटी। अब देखिए एट्रीब्यूट अनसर्टेनिटी क्या है कि एरर ड्यू टू इनकरेक्ट लेबलिंग और क्वांटिफिकेशन ऑफ फीचर। आपने क्या इनकरेक्ट लेबलिंग कर दी, नेमिंग गलत कर दी आपने, तो वो एट्रीब्यूट की अनसर्टेनिटी हो गई है आपके पास। तो एन एट्रीब्यूट अनसर्टेनिटी इन जीआईएस डेटा इज द एट्रीब्यूट डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटराइज्ड एंटिटी इन जीआईएस एंड व्हाट इट इज इन द रियल वर्ल्ड अंडर द ऑब्जेक्टिव इंटरेस्टिंग रियलिटी। तो रियलिटी से डिफरेंट हो गई, इनकरेक्ट लेबलिंग हो गई आपसे, या फिर क्वांटिफिकेशन हो गई किसी भी फीचर की, तो वो एट्रीब्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन जीआईएस स्पेस triangulation is a proximal method that satisfies the requirement that a circle drawn through the three nodes of a triangle contains no other node। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है वो कौन से ट्रायंगुलेशन की है, वो है हमारे पास डिलोने ट्रायंगुलेशन। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। डिलोने ट्रायंगुलेशन क्या है, एक प्रोक्सिमल मेथड है दैट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट दैट अ सर्कल ड्रॉन थ्रू द थ्री नोड्स। तो आप मानोगे कि किसी भी तीन नोड से सर्कल ड्रॉन किया गया, थ्री नोड्स ऑफ ए ट्राइंगल विल कंटेन नो अदर नोड, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीन नोड से अगर कोई सर्कल ड्रॉन होता है तो उसके अंदर आपको कोई और नोड देखने के लिए नहीं मिलता है हमारे पास। तो ये एक एग्जांपल है डिलोने ट्राइंगल का, कि आपको क्या है 1 2 3 आपको सर्कल देखने के लिए मिला इस तीन नोड से, और उससे ट्राइंगल बनाया, जो भी ट्राइंगल है उससे सर्कल बनाया, तो उसमें आपको कोई और नोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये डिलोने ट्रायंगुलेशन कहलाता है हमारे पास। तो डिलोने ट्रायंगुलेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। द ट्राइंगल्स आर एज इक्विएंगुलर एज पॉसिबल दस रिड्यूसिंग पोटेंशियल न्यूमेरिकल प्रिसीजन प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ए लॉन्ग स्किनी ट्राइंगल्स, ठीक है।
Ensure that any point on the surface is as close as possible to a node. The triangulation is independent of the order the points are processed. तो ये कुछ फीचर्स हैं, हो सकता है एग्जाम्स में पूछे जाएं, तो इसलिए हमने एक्सप्लेनेशन में दिखाए गए हैं। बट आपको समझना यह है कि डेलोने ट्रायंगुलेशन क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 नोड से अगर सर्कल हम ड्रॉन कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई नोड अवेलेबल नहीं रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन जीआईएस रिक्लासिफिकेशन इज परफॉर्म्ड टू। तो रिक्लासिफिकेशन क्या होता है? रिक्लासिफिकेशन इज ऑफन यूज टू सिंप्लीफाई और चेंज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रास्टर डेटा बाय चेंजिंग अ सिंगल वैल्यू टू ए न्यू वैल्यू। तो जैसे रास्टर इमेज होती है तो उसमें जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं तो वो एक पार्टिकुलर फीचर को शो करने के लिए सेम वैल्यू रखती हैं। जैसे अगर आप प्लांटेशन शो कर रहे हो, सॉइल को शो कर रहे हो, वाटर बॉडी को शो कर रहे हो, तो उनकी जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। प्लांट की सेम रहेंगी जो पिक्सल वैल्यूज रहेंगी, वाटर बॉडी की सेम रहेंगी। तो अगर आप किसी भी सिंगल वैल्यू को किसी नई वैल्यू से चेंज कर देते हो, ठीक है, और फिर ग्रुपिंग रेंजेस ऑफ वैल्यू इनटू ए सिंगल वैल्यू, या फिर किसी ग्रुप रेंज को आप सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे एग्जांपल क्या है हमारे पास कि असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ 1 टू सेल्स डेट हैव वैल्यूज ऑफ 1 to 50। तो जिसकी वैल्यू 1 to 50 में लाइज कर रही है, जो कि ग्रुपिंग रेंज वैल्यू है, उस सब की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी या 1 आपने असाइन कर दी। 2 कर दिया आपने 51 से 100 के लिए, ऐसे 3 कर दिया 100 से 150 के लिए, 101 से 150 के लिए, सो ऑन हो जाएगा हमारे पास। मतलब ग्रुप रेंजिंग को आपने सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो ये रिक्लासिफिकेशन कहलाता है। वहीं आपने क्या सिंगल वैल्यू को नई वैल्यू से चेंज कर दिया, वो भी रिक्लासिफिकेशन कहलाता है। तो जीआईएस रिक्लासिफिकेशन इज परफॉर्म टू ग्रुप रेंज ऑफ वैल्यूज इनटू ए सिंगल वैल्यू विद इन ए डेटा लेयर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूमेरिकल। सिंपल है कि फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इक्वेशन 2 अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 124 डिग्री 52 मिनट 22 सेकेंड, जिसका वेट आपको कितना गिवन है? 4 गिवन है। आपको वेट निकालना है अल्फा बाई 3 का। तो अल्फा बाई 3 जनरली किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि आपको 2 अल्फा का वेट पता है, आपको निकालना अल्फा बाई 3 को है, मतलब कि 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये जाके अल्फा बाई 3 होगा। इसका मतलब 2 अल्फा बाई 6 लिखोगे। अल्फा का वेट आपको कितना पता है? 4 पता है, लेकिन आपने कितने फैक्टर से डिवाइड किया? 6 से डिवाइड किया। इसका मतलब आपको इसके फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू का 6 का स्क्वायर मतलब 36, टोटल कितना हो जाएगा? 144। तो आपको जो अल्फा बाई 3 का वेट देखने के लिए मिलेगा वो कितना मिलेगा? 144 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका सिंपल सा रूल रहता है, जो लॉ होता है वेट का। अगर आप 5th लॉ देखोगे, इसमें लिखा है कि इफ ए क्वांटिटी ऑफ गिवन वेट इज डिवाइडेड बाय ए फैक्टर, हमने कितने से डिवाइड किया? 6 से डिवाइड किया। द वेट ऑफ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स गिवन वेट, जो कितना वेट गिवन था? 4 गिवन था, बाय द स्क्वायर ऑफ द फैक्टर। तो स्क्वायर ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपको 144 देखने के लिए मिलेगा। तो ये वेट कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 3 का 144 आंसर हो जाएगा। अगर इसके अलावा बाकी लॉज देखोगे तो इसमें जो लॉज है, सबसे पहला लॉ होता है कि वेट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट। तो जो भी हमने मेजरमेंट ली जिनका यूनिट वेट है, अगर आप उनको अर्थमेटिक मीन कर रहे हो, मीन वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसका जो वेट होगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर, मतलब कि यूनिट वेट है तो सम ऑफ द यूनिट वेट हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर ही आ जाएगा। दूसरा लॉ क्या है हमारे पास कि वेट ऑफ अर्थ वेटेड अर्थमेटिक मीन अगर आप निकाल रहे हो तो उसका जो वेट रहेगा उस वेटेड अर्थमेटिक मीन वैल्यू का, वो हमारे पास सम ऑफ इंडिविजुअल वेट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि वेट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो ये इंडिविजुअल है, आप इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, INDIVIDUAL। ठीक है, इंडिविजुअल वेट्स हमारे पास। तो पहले तो हमने यूनिट वेट की देखी, सम मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर हो जाता है। बाद में वेटेड अर्थमेटिक मीन वैल्यू का वेट कितना हो जाएगा? सम ऑफ इंडिविजुअल वेट्स के बराबर। थर्ड जो है वो हमारे पास एग्जांपल समझने के लिए हमें जो थर्ड लॉ है उसको लिए एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी ए की कोई वैल्यू है जिसका वेट जो है, वेट ऑफ ए कितना है आपका? 2 है। वेट ऑफ बी, कोई भी बी मेजरमेंट लिया आपने, उसका 3 है। तो आपको क्या है? ए प्लस बी की वैल्यू का वेट बताना है। तो वेट ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? लाइन वाइज समझते हैं कि द वेट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, हम यहाँ पे 2 का ही ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है, 3 क्वांटिटी भी हो सकती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं,
इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल वेट। तो वेट ऑफ ए प्लस बी आप निकालोगे तो 1/1 वेट ऑफ ए प्लस 1/में वेट ऑफ बी। तो मतलब पहले इन सभी वेट्स का रेसिप्रोकल करना है और फिर इनको सम करके इसका पूरे का रेसिप्रोकल करना है। तो ये क्या कहलाएगा आपका थर्ड लॉ कहलाएगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ गिवन वेट इज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर, द वेट ऑफ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स गिवन वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द फैक्टर। तो जैसे हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, अगर वही फैक्टर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया होता वही वाली वैल्यू, मान लीजिए आपके पास 2 अल्फा का वेट जैसे आपको यहाँ पे पता है 4 है, ठीक है, 2 अल्फा का जो वेट है 4 है और आपसे पूछ लिया जाता 12 अल्फा का वेट, तो आपने क्या किया 2 अल्फा को 6 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो वेट है वो 6 फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड हो जाता, तो 4/36 आपका हो जाता, मतलब 1/9 आपका वेट हो जाता 12 अल्फा का। तो जब भी आप किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका जो वेट होगा वो स्क्वायर ऑफ फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। फिफ्थ वाला हमने समझ लिया है जो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया है। 6 वाला क्या है कि अगर किसी भी इक्वेशन को उसके खुद के वेट से आप मल्टीप्लाई करते हो, मान लीजिए 2 अल्फा को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके वेट से, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो वेट रहेगा उसका क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 अल्फा का वेट 4 है और आप इसी के वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी इक्वेशन को, मतलब 8 अल्फा निकाल रहे हो, 4 × 2 अल्फा कितना हो जाएगा 8 अल्फा, तो इसका वेट जो हो जाएगा वो रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वेट हो जाएगा। वैसे आप ये सिंपली कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपने एक्चुअली कितने से वेट मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो सिंपली जो लॉ होता है वो यही है कि अगर आप उसी के वेट से किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो उसका वेट रहेगा रिजल्टिंग इक्वेशन का वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा वेट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। 7th जो है कि आप किसी भी इक्वेशन को साइन चेंज कर रहे हो या फिर किसी भी कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हो तो जो उसका वेट रहेगा वो अनचेंज रहेगा, सेम रहता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 7 लॉज ऑफ वेट है हमारे पास, लेकिन हमने यहाँ पे जो सॉल्व करने के लिए यूज किया वो 5th लॉ ऑफ वेट यूज किया हमने, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है कॉमन पार्ट के। तो इसमें मोस्टली जो 22 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस पूछे गए थे, मतलब कि जिसमें हमें सॉल्व करना पड़ रहा था। तो इसमें सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मीन्स 28 क्वेश्चन से आगे जो फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं हमारे पास टोटल 84 क्वेश्चन हैं, अगर सेक्शन 2 पार्ट बी के सेक्शन 2 को भी मिलाया जाए तो वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं और ये जो 28 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी आरयू ज्योमेट्रिक्स के साथ करते रहिए। थैंक यू।